हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्योतिका अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली साइक्लोन इमांती हैज क्रिएटेड डिस्ट्रक्शन मेडागास्कर। इट हैज मेड लैंडफॉर्म जस्ट नॉर्थ ऑफ द साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंकारा। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। बिफोर स्टार्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन हम जानते हैं ट्रॉपिकल एरियाज होते क्या हैं। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, the tropics are the region of the earth that lie roughly in the middle of the globe. मिडल ऑफ द ग्लोब में है, बिल्कुल बीचों बीच ग्लोब के जो रीजन्स है उनको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। एंड द ट्रॉपिक्स बिटवीन द लैटिट्यूड लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज फ्रॉम 23.5 डिग्री फर्दर नॉर्थ टू 23.5 डिग्री इन द सर्दर्न लैटिट्यूड। तो आप जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है इसको हम ट्रॉपिक बोलते हैं। और इसी रीजन में हमारे पास क्या आते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब यहाँ पे ही क्यों आते हैं, यहाँ पे इतने ज्यादा हैवॉक क्यों क्रिएट होते हैं, उसकी हम बात करते हैं थोड़ी टाइम में। बस इतना याद रखना, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिक्स वाले रीजन में होते हैं, और ये ट्रॉपिक्स वाला रीजन बिल्कुल बीचों बीच ग्लोब के बीचों बीच का रीजन है। दैट इज 23.5 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू द 23.5 डिग्री इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। बीच में 0 डिग्री पे इक्वेटर भी आता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ नेम से बोला जाता है। जैसे कि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसमें तो साइक्लोन्स ही बोलते हैं, उसमें कोई अलग नाम नहीं है। इट इज नोन एज साइक्लोन्स ओनली। अटलांटिक ओशन में इनको बोलता है हरिकेन्स। हरिकेन्स इज द टर्म विच इज यूज्ड इन द अटलांटिक ओशन। उसके अलावा इनको जो हमारे पास ये वाला रीजन है दैट इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, इस रीजन में इनको बोला जाता है विली विली। Willy Willy is the term which is used for the cyclones which originate or occur in the Western Australian region. और एक और नाम है जिनको बोलते हैं हम टाइफोन्स। टाइफोन्स होते हैं in the region that is Western Pacific, Western Pacific में प्लस जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है। तो 4 तरीके के नाम है, हरिकेन हो गया, टाइफून हो गया, थर्ड साइक्लोन हो गया, और चौथा विली विली हो गया। चारों याद रखने, चारों इसी के नाम है। अलग अलग रीजन में साइक्लोन्स को, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इंडिया के केस में इसको क्या बोला जाता है? साइक्लोन ही बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब हम आगे चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद व्हाट वी गोना डू। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज उसमें आती है विंड मूवमेंट। आपको पता होना चाहिए जो विंड मूवमेंट है वो होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा जो विंड है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहने का मतलब, सपोज अगर ये हमारा अर्थ है और अर्थ में ये पोलर रीजन है, ये इक्वेटर है, और फिर नीचे पोल आ गया, नीचे साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल वाला रीजन है दैट इज हाई प्रेशर रीजन, साउथ पोल इज ऑल्सो हाई प्रेशर, और इक्वेटर इज लो प्रेशर। तो विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इक्वेटर लो प्रेशर क्यों? वाई इक्वेटर लो प्रेशर? सो इक्वेटर वाला रीजन इज लो प्रेशर बिकॉज यहाँ पे जो सन रेज की डायरेक्शन है, जैसे दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन, मैंने बताया यहीं पे ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे। तो इस रीजन में लो प्रेशर रीजन, इस रीजन को क्यों बोले हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सन रेज है दैट इज वर्टिकल, बिल्कुल सीधी सीधी वर्टिकल बनती है, बिल्कुल सीधी सीधी वर्टिकल पड़ती है, जिसके कारण जो यहाँ पे हीट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जो हीटिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, विच इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आई विल रिपीट अगेन। पहली चीज है, याद रखना है कि जो विंड की डायरेक्शन है, जो विंड की मूवमेंट है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। दूसरी चीज, जो हाई प्रेशर है उससे लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी, मतलब जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो हाई प्रेशर वाले एरिया है, और जो इक्वेटर है वो लो प्रेशर वाले एरिया है। तो जो विंड है वो ऊपर से पोलर रीजन से नीचे इक्वेटर वाली साइड पे आएगी, लो प्रेशर वाली साइड पे आएगी। अब सवाल ये उठता है कि वाई लो प्रेशर एंड वाई दिस हाई प्रेशर? सो लो प्रेशर का रीजन क्या है कि जो यहाँ पे रेज है, जो इस ट्रॉपिकल रीजन में रेज पड़ती है दैट इज डायरेक्ट सीधी विदाउट एनी एंगल। ये एक रेज यहाँ पे पड़ रही है सीधी सीधी, विच आर वर्टिकल इन नेचर, विच इज कॉजिंग इफेक्टिव हीट,
which is causing low pressure in that particular region. और जब अगर हम बात करें पोलर रीजन की, तो पोलर रीजन में स्लांटिंग हो जाती है, इतनी ज्यादा इफेक्टिव हीट नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पे हाई प्रेशर ही रहता है, लो प्रेशर बन नहीं पाता। तो एक चीज तो आपने ये याद रखनी है कि जो विंड की मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रही है, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे एक हमारे पास सेकंड फिनोमेना आता है, दैट इज कोरोलिस फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है कोरोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। जो ये कोरियोलिस फोर्स है, ये क्या फोर्स है? दिस इज द फोर्स दैट इज जनरेटेड एंड इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब ये तो सिर्फ डेफिनेशन हो गई कि क्या कोरोलिस फोर्स की डेफिनेशन है। आपको जानना जरूरी है कि ये कोरोलिस फोर्स है क्या चीज। तो हम समझते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो अर्थ की ये मूवमेंट हो रही है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज लाइक दिस। वो हो रही है वेस्ट से ईस्ट। आपको पता होना चाहिए जो अर्थ की मूवमेंट हो रही है वो हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जब अर्थ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो अर्थ की जो स्पीड की मूवमेंट है इक्वेटर के पास, दैट इज मोर। जो अर्थ की स्पीड है इक्वेटर के पास, दैट इज मोर। बट अगर हम पोलार रीजन की बात करें तो पोलार रीजन के केस में जो स्पीड है दैट इज लेस। तो अर्थ के आसपास, इक्वेटर के आसपास, ये ट्रॉपिकल रीजन में जो अर्थ की स्पीड, घूमने की स्पीड है वो होगी ज्यादा। और अगर हम पोलार रीजन या पोलर रीजन की बात करें, वहां पे जो अर्थ की घूमने की स्पीड होगी वो होगी कम। तो इस चीज को याद रखना। अब ये मैं स्पीड पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसी के साथ रिलेटेड है हमारी कोरोलिस फोर्स। अब क्या होता है कि जब कोई भी विंड, ये हमारा पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल, और नीचे मैंने साउथ पोल बना दिया और सेंटर में बना दिया इक्वेटर। मैंने आपको क्या बताया कि जो विंड है वो कहां से जा रही है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है। तो अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि नॉर्थ पोल में हाई प्रेशर है और साउथ पोल में भी हाई प्रेशर है और इक्वेटर में हमारे पास लो प्रेशर है। तो ऑब्वियसली जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के पास जाएगी, दैट इज नॉर्थ पोल या साउथ पोल से आएगी टू द इक्वेटर। तो ये आगे देखो भाई हमारी विंड, तो ये दोनों साइड से विंड आ गई। तो अब कोरोलिस फोर्स एक्ट करती है इस विंड पे। ये जो विंड हो रही है, विंड की मूवमेंट हो रही है, इस विंड मूवमेंट पे हमारे पास कोरोलिस फोर्स एक्ट करती है। तो होगा क्या? जब भी कोई विंड नॉर्थ पोल से आएगी इक्वेटर के पास, मतलब हाई प्रेशर से आएगी लो प्रेशर पे, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट। वो टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये डिफ्लेक्शन कौन कर रहा है? ये डिफ्लेक्शन हो रही है कोरोलिस फोर्स के कारण, दैट इज कॉजिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। इसी तरीके से जब कोई भी विंड साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। अभी बेसिक सी चीज क्या याद रखनी है आपने? ये याद रखनी है कि जो विंड है वो अगर आएगी फ्रॉम द नॉर्थ पोल से आएगी अगर इक्वेटर की तरफ, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट। और अगर वो विंड आएगी साउथ पोल से, तो वो साउथ पोल से जब इक्वेटर की तरफ आएगी तो वो क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी लेफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज मत होना। अभी ये आपको दिख रहा है कि मैंने ये गलत डायरेक्शन बनाई है, बट अगर आप इसको रोटेट करो, सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ? राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है। दिखने में आपको ये लेफ्ट लग रहा है, अब इसको उल्टा कर दो। सपोज अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, नॉर्थ पोल नीचे बना दिया, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे, इक्वेटर यहाँ पे, तो जब ये विंड यहाँ पे गई तो ऑब्वियसली दिस इज डिफ्लेक्टिंग राइट। तो विंड की डायरेक्शन देखनी है, अपने हिसाब से नहीं देखना भाई। तो ये विंड की डायरेक्शन देखनी है, विंड राइट की तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही है। विंड यहां से आ रही है, विंड का ये राइट है, और जब यहां से विंड आ रही है तो विंड का ये लेफ्ट है। तो अगर ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है, तो अगर विंड आ रही है यहां से, अगर विंड यहां से आ रही है तो ये विंड का लेफ्ट है। तो ये याद रखना, ये जो राइट और लेफ्ट डायरेक्ट डिफ्लेक्शन है, दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड विच इज कॉज्ड ड्यू टू कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्ट हो रही है। ये कोरोलिस फोर्स कहां से जनरेट हो रही है? ये कोरोलिस फोर्स जनरेट हो रही है फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की रोटेशन हो रही है उसके कारण ये जनरेशन हो रही है, जिसके कारण विंड की डिफ्लेक्शन हो रही है। तो ये आपको याद ध्यान में रखना है कि ये कोरोलिस फोर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द फेनोमेना दैट इज टेकिंग प्लेस। तो देखिए, जैसे कि ऊपर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, दिस डायग्राम, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारे पास, ये सपोज एक बॉल है, दिस इज अ बॉल। इस बॉल को याद रखना। अब क्या हो रहा है कि ये बॉल को हमने फेंका है फ्रॉम
ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये सेंटर में इक्वेटर की तरफ आ गई। जब हम इस बॉल को फेंक रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द इक्वेटर, तो ये देखो आप डिफ्लेक्ट होती हुई जा रही है। ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं आ रही, बट दिस इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो ये डिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में हो रही है? राइट डायरेक्शन में। तो ये राइट डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हो रही है इस फुटबॉल की या फिर इस बॉल की, जब हम इसको नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ भेज रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड दिस रोटेशन इज कॉजिंग कोरोलिस फोर्स विच इज एक्टिंग अपॉन द विंड। तो ये दो फिनोमेना आपको याद रखने हैं। एक विंड की डायरेक्शन याद रखनी है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। जो विंड है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। दूसरी चीज याद रखनी है कोरोलिस फोर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट्स पे, क्योंकि अब हम कोरोलिस फोर्स तो पढ़ चुके हैं। तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स है देयर, दिस इज, ये जो प्रेशर बेल्ट्स है उनके बारे में बात करते हैं कि ये प्रेशर बेल्ट्स क्या है और इनकी डायरेक्शन। अब देखो जैसे ये ना, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड्स। ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, पोलर ईस्टर्लीज हो गया, इनकी सिर्फ डायरेक्शन दिखाई हुई है, एंड दीज आर व्हाट आर नोन एज प्रेशर बेल्ट्स। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रेड विंड्स है उनकी डिफ्लेक्शन हो रही है। जब ट्रेड विंड ऊपर से आ रही है फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू द इक्वेटर वाला पोर्शन, तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द राइट। इसी तरीके से जब ट्रेड विंड्स आ रही है फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर टू द इक्वेटर, वो डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसी तरीके से ये सारी डिफ्लेक्शन दिखाई हुई है। ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है? दिस डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स कहां से जनरेट हो रही है? फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इस चीज को जरूर याद रखना है कि ये जो हमारी विंड की डायरेक्शन है उसमें डिफ्लेक्शन कर देती है, या तो उसको राइट वाली साइड को डिफ्लेक्ट कर देती है या फिर उसको लेफ्ट वाली साइड को डिफ्लेक्ट कर देती है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अब हम आते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है क्या? तो अब जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर इरेग्युलर विंड मूवमेंट्स। क्या है इरेग्युलर विंड मूवमेंट्स? याद रखना है कुछ भी नहीं, विंड ही है जो चल रही है। तो ये विंड मूवमेंट्स ही हैं, अपने साथ क्लाउड्स लेके चलती हैं, ये अपने साथ बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं विंड लेकर चलती है। दैट इज इन्वॉल्विंग अ क्लोज सर्कुलेशन। आप देख रहे हो जैसे कि ये क्लोज सर्कुलेशन की फॉर्म में घूम रही है ऑफ द एयर अराउंड अ लो प्रेशर। लो प्रेशर के आसपास, ये सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर हाई प्रेशर है। तो विंड जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर घूम रही है, कैसे घूम रही है? क्लोज्ड सर्कुलेशन में। लो प्रेशर सेंटर ओवर द एरिया इन द ट्रॉपिकल एरियाज। दिस क्लोज एयर सर्कुलेशन, व्हर्लिंग मोशन भी बोलते हैं, इज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर विच इज सब्जेक्टेड टू कोरोलिस फोर्स। The low pressure at the center is responsible for the wind speed. तो हमेशा याद रखना है कि क्या है? They are irregular wind movements involving close circulation. Wind movement है, close circulation में हो रही है, लो प्रेशर के अराउंड हो रही है, लो प्रेशर सेंटर में है। कहां पे हो रही है? ट्रॉपिकल एरियाज में हो रही है। एंड दिस एयर सर्कुलेशन व्हर्लिंग मोशन इज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉट एयर। हॉट एयर की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, which is subjected to Coriolis force. The low pressure at the center is responsible for the wind speed. The cyclonic wind movements are anti-clockwise in northern hemisphere and clockwise in southern hemisphere. ये बहुत ज्यादा important point है, very important। याद रखना है कि जो भी tropical cyclone की movement होती है in northern hemisphere वो anti-clockwise direction में होती है, और जो हमारे पास सदर्न हेमिस्फेयर में मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और नॉर्दर्न में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। इस चीज को भूलना नहीं है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम याद रखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो दे ओरिजिनेट ऑन वार्म वाटर ऑफ द ओशन। वार्म ओशन सरफेस होना चाहिए। जो सरफेस है हमारा ओशन का वो क्या होना चाहिए? वार्म ही होना चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन है। और ये वार्म क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो कहाँ पे है? हमारा अर्थ नहीं, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो कहाँ पे है? वो है 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस वाले रीजन में, ट्रॉपिक्स वाले रीजन में सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है। हीट क्यों पड़ रही है? ड्यू टू वर्टिकल सन रेज, जिसके कारण यहाँ पे रीजन बहुत ज्यादा वार्म होता है एज कंपेयर टू ऊपर और उसके नीचे वाला रीजन। द डायरेक्ट सन रेज और द वर्टिकल सन रेज इज मेकिंग द रीजन एज वार्म।
वो ओशन वाला रीजन भी वार्म हो सकता है, लैंड वाला भी वार्म हो सकता है, बट यहाँ पे हम ओशन की ही बात करेंगे क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे ओरिजिनेट ओनली ऑन ओशन, दे गेन देयर एनर्जी फ्रॉम द ओशन। तो ओशन सरफेस है जो वो वार्म होता है, और ये वार्म सरफेस क्यों हो रहा है आपको पता होना चाहिए, वर्टिकल सन रेज के कारण वहां पे हीट बहुत ज्यादा इफेक्टिव जनरेट हो रही है। अब पढ़ते हैं, दे ओरिजिनेट ऑन द वार्म वाटर्स ocean surface due to convergence of the warm air masses. It does not originate in the equatorial region because Coriolis force is minimum. तो याद रखना है ट्रॉपिकल रीजन में तो अकर कर रही है, बट अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर वाले रीजन में नहीं अकर करती, क्योंकि इस रीजन में जो कोरोलिस फोर्स है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट 0 मिनिमम होती है। ये तो इक्वेटर वाले रीजन में नहीं, बट कहां पे होगी, इन ट्रॉपिकल रीजन, उसके थोड़ा ऊपर नीचे, बट नॉट एट द रीजन ऑफ द इक्वेटर। अब आगे चलते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। देयर आर मेनी कंडीशंस जिसके कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। तो सबसे पहली कंडीशन है लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर विद हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सिंपल सा 27 डिग्री सेल्सियस। जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है तो आपका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कोरोलिस फोर्स होनी चाहिए, कोरोलिस फोर्स के बिना जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो नहीं बनेगा। पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कोरोलिस फोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होना ही चाहिए, या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जिस रीजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होने वाला है वहां पे ऑलरेडी लो प्रेशर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे नया बन रहा है, बट वहां पे ऑलरेडी होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस बता दी हुई है, कौन सी, कि एक तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, कोरोलिस फोर्स डेफिनेटली होनी चाहिए, कोरोलिस फोर्स के बिना नहीं अकर होगा, प्लस प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया या फिर लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां पे डेफिनेटली होनी चाहिए। प्लस एक चीज आप एडिशनल याद रख सकते हो, जब भी कोई भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगी, सपोज इस जगह पे साइक्लोन बन रहा है तो इसके ऊपर जो विंड है, हम बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल विंड है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर डायरेक्शन में, सपोज यहाँ पे अगर नीचे ओशन सरफेस पे साइक्लोन बनने की कंडीशंस हो रही हैं और उसके ऊपर अगर विंड चल रही है तो ये तो अपने सारे के सारे क्लाउड्स अपने साथ ले जाएगी। तो ऊपर वाला जो एरिया है, जो अबव लेवल है, जहां पे जो साइक्लोन की फॉर्मेशन हो रही है, उसके ऊपर वाले एरिया में जो स्टेबल, जो हमारा चीज है, यहाँ पे जो एयर है वो स्टेबल होनी चाहिए, वहां पे विंड तेजी से नहीं चलनी चाहिए, वरना जो भी क्लाउड फॉर्मेशन होगी उसको तो अपने साथ ही ले जाएगी, साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी नहीं। और इसमें एक 5th कंडीशन आप ये याद रख सकते हो, साइक्लोन बन रहा है बहुत अच्छी बात है, बट ये जो साइक्लोन फॉर्मेशन हो रही है, ये साइक्लोन फॉर्मेशन तब कंप्लीट होगी, इसकी रेसिपी तब कंप्लीट होगी जब प्रॉपर डाइवर्जेंस भी होगी। अगर ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर से विंड उठ के ऊपर हाई प्रेशर की तरफ जा रही है, तो हाई प्रेशर के बाद जब कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन के बाद नीचे डाइवर्जेंस भी होनी चाहिए, तभी ये पूरी की पूरी जो साइक्लोन है उसकी जो ये पूरा का पूरा चीज है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। तो लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर के बाद हाई प्रेशर बनेगा, ऊपर जाएगी विंड, राइज होगी लो प्रेशर से हाई प्रेशर, और उसके बाद वो कहां पे जाएगी, नीचे जाएगी, क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर डाइवर्जेंस। तो लो प्रेशर है नीचे, ऊपर हाई प्रेशर क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे विंड ऊपर उठेगी, जैसे जैसे लो प्रेशर से विंड ऊपर उठेगी तो ऊपर टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है जितना टेम्परेचर नीचे सरफेस का है। जब जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म है, तो जब जो भी विंड लो प्रेशर से ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर में जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू जहां पे विंड बन रही है या फिर जहां पे लो प्रेशर बना हुआ है। तो ऑब्वियसली वो डाइवर्जेंस भी होनी चाहिए, तभी ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला साइकिल है वो कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं, हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो ये मैकेनिज्म है वो होता है। यू नीड टू नो द मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म हो रहा है। तो पढ़ते हैं, ओशन वाटर्स हैविंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मोर इज सोर्स ऑफ मॉइस्चर विच फीड्स द स्टॉर्म। तो कहने का मतलब क्या है, नीचे लो प्रेशर है, अब लो प्रेशर कहां पे, ओशन सी सरफेस के ऊपर। अब ओशन सी सरफेस के यहाँ पे पानी भी है, वाटर की प्रेजेंस है, तो जब ये हवा ऊपर उठ रही है, लो प्रेशर से ये ऊपर जा रही है, तो सिर्फ हवा नहीं जा रही, साथ में पानी भी जा रहा है। तो वही चीज लिखी है, इट इज द सोर्स ऑफ मॉइस्चर विच फीड्स द स्टॉर्म।
The condensation of the moisture releases enough latent heat of the condensation to drive the storm. This continuous evaporation causes development of cyclonic depression that will attract the wind from all the sides thrown upward, developing clouds. Depression matures into cyclone and divergence of wind in the upper atmosphere that leads to pulling of air upwards from the ground. बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा होगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अभी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। जो पीछे चीज लिखी है वो लिखा क्या है, वो एक सिंपल सी चीज लिखी है। जैसे ये लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया से क्या होगी, विंड ऊपर वाली साइड को उठेगी। लो प्रेशर एरिया से बहुत ज्यादा हीट है, ये हीट से जो विंड है वो ऊपर वाली साइड को उठेगी, दिस विल राइज। जब यहां से एयर राइज करेगी तो एयर इकट्ठे राइज करेगी, किसके साथ, वाटर, अपने साथ मॉइस्चर भी लेकर जाएगी, इवेपोरेट होगी। तो जब ये इवेपोरेट होगी तो ऊपर हाई प्रेशर वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, लो, टेम्परेचर इज लो, नीचे क्या है, टेम्परेचर हाई। अब इस टेम्परेचर के कारण जो विंड है, जो हवा है, वो ऊपर राइज कर रही है और वो अपने साथ मॉइस्चर को भी लेके जा रही है। दैट मीन्स जो वार्म एयर है दैट इज राइजिंग, वार्म एयर इज राइजिंग। और ऊपर जाके हाई प्रेशर वाले एरिया में क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर लो हो चुका है। तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, टेम्परेचर ड्रॉप कर चुका है, एंड दैट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है, तो यही चीज लिखी है। अब ये क्या हो रहा है कि ये क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन, बारिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लाउड्स जब उनकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो डेफिनेटली दे विल डू कंडेंसेशन, तो वो पानी दोबारा का दोबारा नीचे आ गया। तो आप देख रहे हो एक साइकिल बन चुका है, दिस इज अ साइकिल। तो अगर आपको साइक्लोनिक कंडीशन को इसी तरीके से रखना है तो एक साइकिल बने रखना बहुत जरूरी है। अब क्या हो रहा है कि जब यहां से एयर राइज कर रही है तो नीचे जो ये लो प्रेशर है, यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो रहा है। तो ये वॉइड क्रिएट होने से क्या हो रहा है कि जो साइड वाली एयर है वो भी अट्रैक्ट हो रही है, वो दोबारा राइज कर रही है, फिर वॉइड क्रिएट हो रहा है, फिर साइड वाली एयर दोबारा अंदर वाली साइड को अट्रैक्ट हो रही है। सो दिस इज द सर्कल, आप देख रहे हो ये एक सर्कुलर फॉर्म बन रही है, एंड दिस इज हाउ द साइक्लोनिक कंडीशन अकर। इसी तरीके से जब ये कॉन्टिन्यूसली एक चीज बनती रहती है, रोटेशन होती रहती है एयर की, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ऊपर को जाती है, एयर उठती है, वार्म एयर ऊपर को राइज करती है, तो क्या हो रहा है कि ये एक साइक्लिक फॉर्म जो बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशन है वो क्या हो रही है, स्वेयर हो रही है, और इस तरीके से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। तो यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई हैं कि द कॉन्टिन्यूस इवेपोरेशन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। तो ये सेंटर में साइक्लोनिक डिप्रेशन बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस इवेपोरेशन हो रही है हमारी एयर की। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, दैट विल अट्रैक्ट द विंड्स फ्रॉम ऑल द साइड्स दैट आर थ्रोन अपवर्ड डेवलपिंग क्लाउड्स। अब ये यहाँ पे जो डिप्रेशन बन रहा है ये क्यों बन रहा है, क्योंकि जो एयर ऊपर वाली साइड को जा रही है, ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे खाली जगह रह रही है। The depression matures into cyclone and the divergence of the wind in the upper atmosphere leading to pulling of the air upward from the ground। अब ये जो डिप्रेशन बन रहा है वो मेच्योर हो रहा है इनटू साइक्लोन, और ये जो डाइवर्जन हो रही है विंड की, इसके कारण क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ द विंड इज लीडिंग टू पुलिंग ऑफ द एयर अपवर्ड। अब जो ये डाइवर्जेंस, जो ये नीचे को भी जा रही है, डाइवर्जेंस भी हो रही है विंड की, ये नीचे से हवा को ऊपर वाली साइड खींच रही है, जिससे फाइनली ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन स्वेयर हो रही है। सो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये चीज बन रही है। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं। जो अभी मैकेनिज्म करा है, दिस इज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन किस तरीके से बन रहा है, तो सबसे पहले इसमें चीज आती है आई। व्हाट इज आई, तो पहले हम डायग्राम देखते हैं। दिस इज आई, ये जो सेंटर वाला एरिया है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आई, लो प्रेशर एरिया। तो ये क्या है, दिस इज अ रफ सर्कुलर एरिया ऑफ कंपैरेटिवली लाइट विंड्स एंड फेयर वेदर फाउंड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ट्रॉपिकल साइक्लोन। लोएस्ट सरफेस प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा लो होगा। दिस पोर्शन इज नोन एज आई, इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। अब इस आई के सराउंडिंग जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, द सराउंडिंग एरिया ऑफ द आई, इसको हम बोलते हैं आई वॉल। The area which is surrounding this eye is known as eye wall. So क्या है,
The eye is surrounded by the eye wall, that is the roughly circular ring of the deep convection, which is the area of highest surface winds in the tropical cyclone. Eye wall region also sees the maximum sustained wind, that is the fastest wind in the cyclone occurs along the eye wall region. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्पाइरल बैंड्स। ये क्या होते हैं पहले पढ़ते हैं। लॉन्ग एंड नैरो रेन बैंड्स विच आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन एज हॉरिजॉन्टल विंड्स that seems to spiral into the center of the tropical cyclone, they are called as spiral bands. तो स्पाइरल बैंड्स क्या है? ये जो स्पाइरल बैंड्स बन रहे हैं, ये दीज आर द स्पाइरल बैंड्स, ये जो साइड पे क्रिएट हो रहे हैं, क्या है ये? दीज आर लॉन्ग नैरो रेन बैंड्स, ठीक है, उसी सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं जिस सेम डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल विंड्स हैं। फिर आती है स्टॉर्म सर्जेस, दैट आर द डेंजरस पार्ट दैट हिट द कोस्ट। जब ये साइक्लोन ऐसे घूमते 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 कोस्ट पे आता है, जब उसको हिट करता है, उस टाइम पे जो साइक्लोन है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टॉर्म सर्ज बोल देते हैं। फिर लास्ट टर्म आती है दैट इज डेथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट इज कि जब ये साइक्लोन हमारा कोस्ट के पास पहुंच जाता है, जब उसका सोर्स, पानी का सोर्स खत्म हो गया, जो साइक्लोन है उसका पानी का सोर्स क्या है? वो है ओशन। जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचता है, कोस्ट को हिट करता है, तो पानी के सोर्स से कट हो गया, तो उसकी लैंडफॉर्म हो जाती है, जितनी बारिश है वो कर देता है, एंड दैट इज नोन एज द डेथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, दैट इज द लैंडफॉर्म या लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन व्हेन आई टचेस द कोस्ट। तो दिस वाज अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या ये चीजें थी। ट्रॉपिकल साइक्लोन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से हो रहा है। कॉन्सेप्ट्स याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे कि एयर की मूवमेंट क्या है, कोरोलिस फोर्स क्या है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का मैकेनिज्म क्या है, वो बन कैसे रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या है। आई होप यू लाइक द वीडियो। Thank you so much. We'll be meeting soon with the next topic. Thank you. Have a nice day.